Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we will discuss about NEP New Education Policy 2020 जिसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टीचिंग बेस्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप सीटेट का देखें सिलेबस उठाकर या फिर केवीएस टीजीटी एंड पीआरटी की, तो वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केवीएस का जो न्यू सिलेबस आया है उसमें भी एनईपी 2020 को मेंशन किया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि एनईपी 2020 है क्या और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनईपी 2020 जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है, ये तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले भी दो एजुकेशनल पॉलिसी आ चुके हैं, जो कि 1968 में आया था और एक 1986 में आया था। इसके बाद भी 1992 में भी एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसमें कि बहुत ही कम अमेंडमेंट हुआ था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा एनईपी 2020 से, वहाँ यही पूछा जाता है कि एनईपी 2020 ने किस एजुकेशनल पॉलिसी को रिप्लेस किया है। तो इसने 1986 वाली पॉलिसी को रिप्लेस किया है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि ये क्या है, थर्ड एजुकेशनल पॉलिसी है, तीसरी शिक्षा नीति है। और ये कहा जाता है कि ये स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति है जिसमें हर एक लेवल पे लोगों के सुझाव को लिया गया। मतलब इसको बनाते टाइम हर लेवल के लोगों का सुझाव लेकर इसे बनाया गया है। ये स्वतंत्र भारत की और तीसरी शिक्षा नीति है प्लस 21st सेंचुरी की पहली शिक्षा नीति है, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। अब इसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन के द्वारा की गई है और इसके तहत MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है और केंद्र सरकार के द्वारा इसे 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दे दी गई। और फिर इसके बाद जो कर्नाटका है, ये पहला राज्य बना है जिसने न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा है। ऑल्दो ये पूरी इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इसे कर्नाटका ने इम्प्लीमेंट किया है। और जैसे कि मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया कि 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। तो हम इसे देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मीन्स इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, क्यों लाया गया न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। तो इसके पीछे जो उद्देश्य था वो फर्स्ट जो था वो है 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस। मीन्स बच्चों का जो प्रोग्रेस है उसको 360 डिग्री पे असेस करना। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस की बात यहाँ पे की गई है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है, यहाँ यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है, सार्वभौमिकरण की बात की गई है और इसे अचीव करने का जो टारगेट रखा गया है वो 2030 रखा गया है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सलाइजेशन को कब तक अचीव करने का टारगेट रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। और साथ ही यहाँ बच्चों में बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल डेवलप करने की बात की गई है और उसका टारगेट रखा गया है 2025। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान देंगे। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में कौन से कौशल को विकसित करने की बात की गई है, तो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल को डेवलप करने की बात की गई है। साथ ही यहाँ आईसीटी टूल्स को यूज करने के लिए बात किया गया है, उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए बात किया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि आजकल हर जगह जो हमारे आईसीटी टूल्स है उसको यूज किया जाता है, तो वहाँ उसे भी यूज करने की बात की गई है।
साथ ही यहाँ पर एक नेशनल असेसमेंट सेंटर को खोलने की बात की गई है, बताया गया है कि इसे बनाया जाएगा जिसका नाम है परख। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि परख जो क्या है, तो इट्स अ नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसे कि ओपन करने की बात की गई है। अब आपसे परख का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो परख का फुल फॉर्म क्या है? पी से परफॉर्मेंस, ए से असेसमेंट, आर से रिव्यू, ए से एनालिसिस, के से नॉलेज एंड देन एच से होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्या है? परख का फुल फॉर्म। परख की फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके द्वारा जो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बात की गई है, चेंजेस लाने की बात की गई है एजुकेशनल पैटर्न में, वो क्या है, कौन से मॉडल को अडॉप्ट करने की बात की गई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पहले जो था वो पहले क्या, अभी भी आज तक भी है, 10+2 मॉडल को फॉलो किया जाता है। लेकिन इस एजुकेशनल पॉलिसी के तहत बोला गया है कि जो न्यू एजुकेशनल मॉडल आएगा वो आएगा 5+3+3+4। अब यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपसे कि कौन से मॉडल को लाने की बात की गई है, तो 5+3+3+4 मॉडल को लाने की बात की गई है। अब ये है क्या 5+3+3+4 मॉडल, उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बात की गई है कि जो ये 5 इयर्स है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। 5, ये जो 5 इयर्स है इसे फाउंडेशनल स्टेज का नाम दिया गया है और ऐसा कहा गया है कि बच्चा जो है 3 साल इस स्टेज में 3 साल से 8 साल के बच्चे को रखा जाएगा। ये देखा गया कि बच्चे जो है अभी तक क्या होता था कि 6th क्लास में बच्चों की एंट्री होती थी 1st स्टैंडर्ड में। उसके पीछे रीज़न ये था कि बच्चों को मतलब स्कूल में वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता था जो कि बच्चे 6 साल से छोटे बच्चे चाहते हैं, मतलब उनको खेलने को मिले, जो एक्टिविटी के द्वारा सिखाया जाए, तो वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो यहाँ बात की गई है कि बच्चों को 3 साल से स्कूल में एडमिट करना है और साथ ही बच्चों को यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा। यहाँ बच्चे प्लेवे मेथड के द्वारा 3 साल तक स्टार्टिंग के 3 साल में खेलेंगे, सिर्फ स्कूल आएंगे, खेलेंगे, अपने दोस्तों के साथ बैठना सीखेंगे ताकि उनमें स्कूल में बैठने की आदत, दोस्तों के साथ रहने की आदत हो जाए। और साथ ही साथ 3 साल और बच्चे कितने साल? 2 साल। तो इन 2 साल में उनका 1st और 2nd क्लास भी यहीं कंप्लीट हो जाएगा। इस स्टेज में कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा और इस स्टेज का नाम रखा गया फाउंडेशन स्टेज, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करो, फाउंडेशन स्टेज का मतलब जहाँ से आप किसी चीज़ का फाउंडेशन बेस बनाते हो, तो यहाँ से बेस बनाया जाएगा एजुकेशन का, मतलब बच्चों को उसके घर जैसा माहौल दिया जाएगा, उसे हर खेलने की चीज़ दी जाएगी। यहाँ बच्चा अपने हिसाब से खेलेगा, बच्चा अपने हिसाब से अपने दोस्तों के साथ बैठेगा और फिर ऐसे करके उसकी 1st और 2nd क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो दूसरा स्टेज है दैट इज प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज मीन्स बच्चों को तैयार करना। अब यहाँ बच्चों को एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा। इस स्टेज से बच्चे एग्जाम देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ बच्चे 3rd से 5th क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इस स्टेज की एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टीचर है वो बच्चों को मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस देंगे। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को जब उनकी मदर टंग में पढ़ाया जाता है, उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, तो बच्चे अधिक से अधिक समझते हैं, इसलिए उनको इंस्ट्रक्शन जो है वो मदर टंग में दी जाएगी। और ये नेसेसरी नहीं है कि मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा, मदर टंग के अलावा जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें भी पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इज मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो है इसमें बच्चे जो होंगे 6 to 8 क्लास तक के बच्चे होंगे, 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चे होंगे और यहाँ पे कोडिंग तथा वोकेशनल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। ऐसा देखा जा रहा है कि जो है आज के टाइम पे होता क्या है कि हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं फिर भी हमें जॉब नहीं मिलती है ना, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं जो स्किल है, वोकेशनल स्किल है वो नहीं है। हमें आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को व्यावसायिक रूप में ले जाते हुए ये देखा गया है कि बच्चों को क्या करवाया जाए, कोडिंग जो है वो सिखाई जाए 6th क्लास से ही। और साथ ही बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट है वोकेशनल एजुकेशन में, लाइक आर्ट हो गया, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, किसी को स्टिचिंग में इंटरेस्ट है,
किसी को कारपेंटर से रिलेटेड वर्क पसंद है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट वन इज फोर्थ स्टेज, यहाँ बच्चा 9 to 12th क्लास में होगा। और यहाँ पे जो है वो अभी तक क्या होता था, जैसे ही हम 10th पास आउट कर लेते थे तो हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता था कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो कि हम मार्क्स की बेसिस पे लेते हैं। और साथ में अगर हमने साइंस ले ली तो हमारे पास आर्ट्स के सब्जेक्ट लेने का ऑप्शन नहीं है। अगर हमने आर्ट्स ले लिया तो हमारे पास साइंस या कॉमर्स के सब्जेक्ट हम ऑप्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो बात की गई है कि यहाँ कोई स्ट्रीम की बात नहीं की गई है, यहाँ आप साइंस के साथ साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। साथ ही सेमेस्टर सिस्टम को लाने की बात की गई है और इसके साथ ही एक फॉरेन लैंग्वेज को भी पढ़ने की बात की गई है। आई थिंक सो बहुत ही अच्छी बात है कि स्टूडेंट को साथ साथ में फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट इज एंड दिस वन इज द लास्ट, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो एजुकेशनल पॉलिसी है ये सिर्फ स्कूल लेवल के लिए नहीं है, स्कूल से कॉलेज लेवल तक के लिए है। कॉलेज लेवल में भी चेंजेस लाए गए हैं। तो कॉलेज लेवल में क्या चेंजेस लाया गया है कि पहले जो जैसे हम नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं तो ऐसा होता है कि अगर हमने 1 ईयर में ड्रॉप आउट कर दिया किसी भी रीज़न से तो हमें उसका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, हमें दोबारा से ग्रेजुएशन स्टार्ट करना पड़ता है अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो। और तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ मतलब सॉल्यूशन लाने की बात की गई है कि अगर आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने सेकंड ईयर कंप्लीट किया है तो आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। अगर आपने थर्ड ईयर कंप्लीट किया है तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है जैसे बीटेक वाले करते हैं तो वहाँ उनको रिसर्च का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ऑल्दो थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद से ही आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। ये सिर्फ सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया है। और साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ री एंट्री का प्रावधान लाया गया है। जैसे कि मैंने भी बताया कि अगर मान लो मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट की और मैंने किसी रीज़न से मतलब ड्रॉप आउट कर दिया तो मैं दोबारा अगर ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ तो मुझे फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना होगा। लेकिन इस एजुकेशनल पॉलिसी के तहत क्या कहा गया है कि री एंट्री का ऑप्शन होगा। अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और साथ ही आप फिर से सेकेंड ईयर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आपने देखा NEP 2020 को मैं एक बार दोबारा से कुछ पॉइंट्स में ब्रीफ कर देती हूँ। तो NEP 2020 जिसे कि नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से जाना जाता है, ये थर्ड एजुकेशनल पॉलिसी है, तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले भी 2 शिक्षा नीति आ चुके हैं और इसने 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस किया है। इसकी अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन ने की है। इसके द्वारा MHRD का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है और ये 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। यहाँ यूनिवर्सलाइजेशन को अटेंड करने का जो मतलब टारगेट रखा गया है दैट इज 2030 रखा गया है। और लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल को डेवलप करने की जो टारगेट रखी गई है वो 2025 रखा गया है। साथ ही परख एक नेशनल असेसमेंट सेंटर को ओपन करने की बात की गई है। इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका जो फुल फॉर्म है उसे याद कर लें। और ये कुछ 5 स्टेजेस हैं जिनकी बात की गई है। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।